electrical resistivity, and there we have seen that how we can obtain electrical resistivity, and in fact Ohm's law, by employing the concepts of reciprocal space and Fermi sphere. I was just getting a question in my mind that as a student, I mean, maybe many of you must also be asking that if we can, I mean, what we are getting from this new formalism as well is the same thing which we had got from the Drude's formalism, right? भाई ड्रूड लॉ से भी तो हमें वही चीज मिल रही थी जो कि इससे मिल रही है, नए जो हम के स्पेस में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस, या फिर हम ये नया फॉर्मलिज्म कर ही क्यों रहे हैं जब हमें ऑलरेडी प्रीवियस फॉर्मलिज्म से चीजें मिल ही रही थी। सो व्हाई टू डू दिस रादर मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मलिज्म। तो ऐसा सवाल किसी के दिमाग में आया था क्या? किसके? अच्छा, और कोई? एनीवन? आना तो चाहिए था, या तो आप लोग सोचते नहीं हो या फिर आपको जवाब पता है। जवाब पता है तो बताओ। एनीवन? एनीवन देयर? सो सी, ये जो नया फॉर्मलिज्म हम कर रहे हैं, although we can obtain many things from Drude's law, but all those things are not sufficient to explain each and everything we see in the experiments, we observe in the experiments, because that is a free electron theory, correct? So वहां पे हम बहुत सारी interactions को ignore कर रहे हैं, और जब भी हम interactions को incorporate करेंगे तो क्या होगा? We have to go to complex this quantum mechanical formalism, which is actually in terms of K space, and we must talk of Schrodinger equation, and then of course if we are talking of periodic solids, then we must talk of Fourier series as well, right? तो वहां पे Fourier space आएगा, reciprocal space आएगा accordingly. वेव वेक्टर इलेक्ट्रॉन का आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए वेव इन ए मटेरियल। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल के लिए हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते मटेरियल प्रॉपर्टीज को बाय जस्ट अज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली ओवरलैप ऑफ द टू फॉर्मलिज्म, कि जो प्रीवियस फॉर्मलिज्म था वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, उसकी वैलिडिटी से आगे नहीं है, इट कांट एक्सप्लेन मेनी थिंग्स। और ये जो फॉर्मलिज्म है ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो पहले तो हमें दोनों फॉर्मलिज्म में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस या दोनों में एक रिलेशन देखने की कोशिश करनी है। तो वही रिलेशन हम देख रहे हैं अभी कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है उसको हम एक नए पर्सपेक्टिव से इन टर्म्स ऑफ के स्पेस किस तरह से देख सकते हैं। Once we are familiar with this K space formalism and looking things in K space, then we can go beyond. Means, for example, we can think of calculating band structure by employing periodic potential of the atoms on the electron. अभी तक तो free electrons थे, so we can think of bringing in electron nuclei interaction. We can also think of bringing in electron-electron interaction. Somebody may think of doing something like electron phonon interaction. वो सारे जितने भी इंटरेक्शंस हम ला रहे हैं उससे हमारी ये जो रेसिप्रोकल स्पेस की पिक्चर है वो चेंज नहीं होगी। What is going to change is the shape of energy versus wave vector dispersions. तो E वर्सेस K चेंज होगा, पर E वर्सेस K चेंज होगा तो उससे हमें क्या निकालना है वो तो हमें पता है, इफेक्टिव मास निकाल सकते हैं या और चीजें जो हम देख रहे हैं कंडक्टिविटी को रिलेटेड, वो वी कैन थिंक ऑफ स्कैटरिंग मैकेनिज्म्स। तो अलग अलग फॉर्मलिज्म्स हैं, उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे हम, बिकॉज दे आर लिटिल एडवांस्ड अप्रोचेस। बट यस, कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट्स अभी हम पढ़ रहे हैं ये यूनिवर्सल रहेंगे, मतलब कॉमन रहेंगे। ये जो बेसिक स्केलेटन ऑफ दिस फॉर्मलिज्म है वो कॉमन रहेगा। ये जो इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं वो सिमिलर रहेंगी। इनमें कहीं ना कहीं आप E वर्सेस K की अलग डिपेंडेंस की बात करने लग जाओगे। ब्रिलियंट जोन सिमिलर रहेगा,
बट फेर्मी सरफेस की शेप चेंज हो जाएगी, कुछ इस तरह से. बट यस, those new results will in fact be more better, more accurate. So they are capable of explaining many experimental things which can't be explained within this Drude theory. तो इसलिए ये जो फॉर्मलिज्म है ये हम नए तरीके से कर रहे हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो देखा, वहां हमने ओम्स लॉ, कंडक्टिविटी, वो सब देखा. नाउ वी वांट टू सी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड. कि अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा, या उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं. ओके, तो उसको देखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन. और सेम चीज यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है, वो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, दिस इज रिलेटेड टू दी न्यूटन्स लॉ, है ना, कि भाई फ्री पार्टिकल है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है. यहाँ पे मैग्नेटिक की बात करेंगे हम मेनली. तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब उससे हम जो है ये फर्स्ट टर्म को रिलेट करेंगे, F इक्वल्स ma. दूसरी टर्म जो है 1/τ वाली, ये भी देखो, पहली टर्म भी 1/t है, d/dt है ना, तो टाइम का रेसिप्रोकल ही है ये. दूसरी वाली भी 1/τ, so ये भी टाइम का रेसिप्रोकल है. बट दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मतलब स्कैटरिंग टर्म है ये. इट इज समथिंग लाइक, जैसे हम एग्जैक्टली तो उस तरह से नहीं देख सकते, बट हाँ कुछ हद तक देख ही सकते हैं. लाइक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना, कि भाई डैम्पिंग है कुछ, तो कुछ मैकेनिज्म है जो मोशन को अपोज कर रहा है. सो दैट सेकंड टर्म इज टेकिंग केयर ऑफ दैट. तभी तो हमारा इलेक्ट्रॉन एवर एक्सेलरेटिंग नहीं रहेगा ना. दिस टर्म टेक्स केयर ऑफ दैट. अगर ये इक्वेशन लिखेंगे तो आपका वो प्रीवियस सोल्यूशन एग्जैक्टली आएगा जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे. लेट मी, ओके, ये तो बहुत पीछे चले गए. यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, जस्ट ए मोमेंट. हाँ, ये यहाँ पे अगर हम देख रहे थे, तो इफ यू फॉलो दिस थिंग, तो यहाँ पे डेल्टा के इंडेफिनिटली चेंज होते रहना चाहिए था. तो टाउ अगर हम पिक्चर में लाते हैं तो इस तरह का सोल्यूशन आना चाहिए. तो ये इक्वेशन, मतलब जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको यूज करेंगे तो आपको यही सोल्यूशन मिलना चाहिए. ओके, फॉर इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड हैं तो फोर्स क्या होगी, मतलब राइट हैंड साइड को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो दिस विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. आई होप दैट यू आर फैमिलियर विद दिस फैमिलियर इक्वेशन. क्या बोलते हैं इसको? लॉरेंट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्रेशन जो है, ठीक है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अच्छा ये भी हम करके आए हैं पहले, कि भाई जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, उससे नेट चेंज इन व्हाट यू कॉल मोमेंटम. अरे यार, बीच बीच में इतनी लेट तक ज्वाइन करते रहते हैं कुछ लोग. ओके ओके, सो मींस जो भी हम फोर्स लगाएंगे उससे देयर विल बी सम नेट चेंज इन वेव वेक्टर, and that net change in wave vector can be associated with net change in momentum mv. This is something like momentum gain. कि भाई by default हम ये मानते हैं इनिशियली, अगर हम फेर्मी सरफेस पिक्चर में भी देखेंगे तो सभी स्टेट्स का सम जीरो आ रहा था ना, नेट वेलोसिटी जीरो हो रही थी. तो इनिशियली अगर हम मतलब बात करें, जब भी कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो नेट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओवरऑल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ठीक है. बट अगर हम फील्ड लगाते हैं तो कोई नेट फोर्स होगा, एंड देन वी कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, vd. तो उसी को ही दूसरे तरीके से लिख रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. सो मोमेंटम गेन कितना होगा, ओवरऑल नेट मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, दिस विल बी h क्रॉस इनटू डेल्टा k, ठीक है. सो h क्रॉस इनटू डेल्टा k विल बी दैट मोमेंटम. So that equation of motion अगर हम लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो h क्रॉस डेल्टा k है, ये ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया अभी, मोमेंटम से, ठीक है.
So this is actually momentum game, mass into velocity से. That's what we have done. ठीक है, right hand side remains the same. Now let us okay, ये जनरल फॉर्मुलिज्म है अभी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड यदि होती हैं हमारे पास, तो हम इस इक्वेशन को कैसे देख सकते हैं. तो इस इक्वेशन को, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, आई एम श्योर यू ऑल कैन सी हियर. ये जो बोल्ड लेटर्स हैं जैसे v, e, ये v वेलोसिटी, ये वेलोसिटी सेम, ये b मैग्नेटिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं. तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व मतलब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, सो v को हम कैसे लिख सकते हैं? इट विल बी लाइक vx, v वेक्टर बोल देता हूं इसको, i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, है ना, ऐसा कुछ. इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे लिख सकते हैं, e वेक्टर, लेट अस से ex i कैप प्लस ey j कैप एंड सो ऑन. सिमिलरली b वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को भी मान लीजिए हम जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ओके, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप एंड सो ऑन, है ना. तो ये सब अगर आप इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंटेशंस और इस इक्वेशन को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड मींस इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखते हैं इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 कंपोनेंट आएंगे, आई कैप जे कैप के कैप, राइट हैंड साइड में भी 3 ही आने चाहिए. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होंगे प्लस v क्रॉस b, यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुली करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये भी वेक्टर ही होगा, so it will also have 3 components i j k. तो सभी i कंपोनेंट्स को अगर हम इकट्ठा करते हैं राइट हैंड साइड के, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ vx. तो अगर आप इसको, आई लीव इट टू यू एज होमवर्क. अरे यार मैं कल भी, आज भी भूल गया ना, कल तुम लोगों ने मुझे याद भी नहीं दिलाया. व्हाट थिंग, वो असाइनमेंट अपलोड करनी तुम्हारी, वो है ना. चलो अभी करता ही हूँ, इसके बाद में क्लास यहाँ से तभी छोड़ूंगा, ठीक है. तो आप ये मतलब होमवर्क के तौर पे कर लो अपनी नोटबुक के ऊपर, ताकि कभी एग्जाम वगैरह में पूछे कोई आपसे तो आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो यू कैन सॉल्व दिस. अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पाता कई बार, अगर आप ऐसे ही करने लगोगे आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो नहीं शायद हो. मतलब इट्स वेरी सिंपल बट यू शुड ट्राई दिस, है ना. Similarly, you will find out y component की equation and also a z component की equation. तो ये जो equations हैं, ये general equations हैं, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है किसी मटेरियल में. हैं? किसके नहीं दिए? अच्छा, b के अभी इसमें क्या बोला है कि अच्छा फिक्स मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इसने और वो z डायरेक्शन में है, फाइन, एग्री. तो b के कंपोनेंट इसलिए नहीं लिए हैं यहाँ पे क्योंकि व्हाट ही हैज अज्यूम्ड इज कि b जो है भाई, बी एक ओके, इसका एक और मैथमेटिकल एडवांटेज है इसका. वैसे देखो इसका फायदा क्या है ये करने का कि मैग्नेटिक फील्ड जो हम लगा रहे हैं इन जनरल तो वो कहीं भी डायरेक्शन में हो सकती है, सो यू विल हैव बी एक्स बी वाई बी जेड. बट हम ये कह रहे हैं कि अच्छा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको जेड एक्सिस मान लेते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस मान लेते हैं, उससे हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी. सिंपल क्यों हो जाएगी? क्योंकि फिर मेरा एक ही कंपोनेंट बचेगा बी का, क्योंकि बी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे भी हो सकती है मान लो, तो उस केस में मैं इसको जेड एक्सिस बोल दूंगा, है ना. तो इस तरह से बी का, इसलिए इसने कोई भी कंपोनेंट नहीं दिया है टू कीप द लाइफ सिंपल मैथमेटिकली. तो इसलिए आपने क्या लेना है, बी वेक्टर को लेना है बी इंटू के कैप. स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, मान लीजिए फिक्स है डीसी फील्ड और के डायरेक्शन के लॉन्ग है. सो उसको अगर लेते हैं तो आपको इस तरह का एक्सप्रेशंस मिलेंगे बी के कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है, सॉरी ये तीनों कंपोनेंट्स के लिए. ओके, तो इसको अगर हम देखते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम वेलोसिटी वी एक्स जो है, Vx को ओके इन स्टेडी स्टेट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई स्टेडी स्टेट में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसमें मतलब जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डीसी फील्ड की बात कर रहे हैं, टाइम डेरिवेटिव्स जीरो हो जाएंगे. टाइम डेरिवेटिव्स जीरो क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो में, इलेक्ट्रॉन के मोशन में, ठीक है. So time derivatives will be zero, but that is not going to be the case for a DC field. अगर आपकी टाइम वेरिंग फील्ड है मैग्नेटिक तो नहीं होगा ये. स्टैटिक फील्ड के लिए ही ये फॉर्मलिज्म, ये जो नेक्स्ट फॉर्मूले आने वाले हैं वो उसके लिए ही वैलिड होंगे, ठीक है. तो इस केस में
जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, टाइम डेरिवेटिव्स क्योंकि जीरो हो जाएंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किस तरह से लिख सकते हैं? इफ यू फॉलो दिस इक्वेशन, आई वुड से दिस वन, vx के लिए दिस वन, ठीक है। तो इसको मींस d बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, पर टाउ तो फिक्स है, इट इज नॉट अ टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। टाउ इज ए कांस्टेंट थिंग, है ना, इट इज स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ए स्पेसिफिक मटेरियल, तो ये तो रहेगा। तो इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो यहां से हम vx इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली vy vz तीनों लिख सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है। करके देखो जरा फटाफट, राहुल करके बताओ जरा। आ रहा है ना, आ जाएगा। जहां पे एक टर्म हमने यूज करी ओमेगा सी, तो ओमेगा सी आप क्या पुट करेंगे? ई बी ओवर एम, एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड टर्म विच वी कॉल साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। जब आपने साइक्लोट्रॉन पढ़ा होगा तो कुछ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऐसी निकाली होगी वहां पे ना, इसीलिए इस टर्म को भी हम क्या बोल रहे हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से Vx, Vy, Vz हम लिख सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ना चाह रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल फॉर्मलिज्म, एक बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का फॉर्मलिज्म विच इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। सो बेसिकली हॉल इफेक्ट आई थिंक आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं चलूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। बट हाँ, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है जो हमें अक्सर हम ज्यादा सोचते नहीं है उसके बारे में, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। तो आई वुड लाइक टू पॉइंट दैट आउट ऑल्सो। सो सपोज वी हैव ए सैंपल, ये जो आपका एक क्यूबॉइड काइंड का एक शेप बनाया है, ये मान लीजिए हमारा कंडक्टर है कोई, और उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। सो लेट अस अज्यूम दिस इज z डायरेक्शन एज इंडिकेटेड हियर, और उसमें हम करंट पास कर रहे हैं x डायरेक्शन में। सो लेट मी अज्यूम दिस इज x एक्सिस। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉन हियर, सो यू कैन पे अटेंशन टू दिस, ठीक है। सो ये x डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है, और एक y डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जब आप करंट पास कर रहे हैं, मतलब देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस दे विल हैव सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो वही हम समझना चाहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से होगा क्या? इफ यू फॉलो दोज इक्वेशंस, ई वाई, देखो ई वाई इज सिटिंग इन सेकेंड व्हाट यू कॉल इक्वेशन हियर, यहाँ पे हमारे पास ई वाई बैठा हुआ है, दिस वन। तो इसको सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, एक सेकेंड, इज दिस व्हाट, ओके एक सेकेंड, ई वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी इंटू टाउ इंटू ई एक्स। यहां से आ रहा है कहीं से? एक मिनट, ई वाई इज इक्वल टू, हाँ वी, देखो इसको थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क क्यों करना पड़ेगा? यहाँ वी वाई बैठा हुआ है ना, वी वाई बैठा हुआ है कहीं पे, और वी एक्स के टर्म्स में उसको आप मतलब वी वाई जो है, ये वी वाई यहाँ पुट करोगे कहीं ना कहीं रीअरेंज करके। आप इसको देख के करके देखो जरा, आएगा क्या? आना चाहिए राहुल। ई वाई निकाला है उसने, पर अच्छा इस केस में एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास वी वाई जीरो होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा। ओके, वी वाई तो जीरो पुट करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने कहां पे लगाई है? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी जीरो। अच्छा सीधा ही आ जाएगा मुझे लगता है फिर, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जब आप जीरो पुट कर देंगे तो ये सीधा सीधा आ जाएगा। हॉल इफेक्ट है, हॉल ज्योमेट्री है, आई थिंक बीएससी लेवल से आप करते ही आ रहे हो, तो इसको मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूं, इट विल कम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ई वाई यहां से आपके पास आएगा ये, और ये कंडीशन क्या है वास्तव में? ये वहीं से आता है, फॉर वी वाई टू बी इक्वल टू जीरो, वी वाई जीरो होना चाहिए। वी वाई जीरो क्यों होना चाहिए? अच्छा मैथमेटिकली तो बड़ा सही लग जाता है हमें क्यों होना चाहिए। देखो फिजिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब लॉरेंस फोर्स अगर हम लिखते हैं, एक सेकेंड लेट मी क्लियर सम स्पेस, अगर हम लॉरेंस फोर्स लिखते हैं तो
क्या होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, लिखो तब तक अपनी नोटबुक में। ओके, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, F इज इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो Z डायरेक्शन के लिए अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं, ओके, E इंटू V क्रॉस B, जो Z डायरेक्शन में क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी का मेरे पास एक ही कंपोनेंट है Vx। सो Vx, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब फोर्स विल बी फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स अलोंग अलोंग वाई डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन विल बी, एक मिनट मैं पहले लिख लेता हूं फिर आपको बताता हूं। दिस विल बी E इंटू V इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा तो 90 डिग्री होता है ना। सो दिस विल बी आई थिंक B इंटू E इंटू V, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। Vx द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम इसको फिजिकली विजुअलाइज करें कि अच्छा वाई डायरेक्शन में क्यों फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो इसको हम z एक्सिस से अगर देखते हैं, लेट अस ट्राई टू सी द टॉप व्यू ऑफ दिस सेम सैंपल। अभी जो ये है ये टॉप व्यू है, मान लीजिए ये x एक्सिस है मान लीजिए हमारा, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर को है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। सो V क्रॉस B, अगर आप देखते हो V क्रॉस ऐसे आएगा, हाँ कैसे बनेगा, ऐसे V ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे है ना, V क्रॉस B है ना, इट विल बी रादर दिस, थोड़ा पुट्ठा सा बन रहा है, V क्रॉस B, ठीक है। हाँ, तो फोर्स विल बी अलोंग वाई डायरेक्शन, इधर को बनेगा या उल्टी डायरेक्शन में बनेगा इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, इस फिगर में कैसे बनेगा, फील्ड यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अपवर्ड है, इसको कैसे, एक मिनट एरो ड्रॉ करना है मुझे ना, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे अगर है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, तो ये वाला एरो मैंने गलत बना दिया, फोर्स विल बी, नहीं नहीं ये ठीक बना है एरो, मैं ये एरो ठीक क्यों है कि भाई फोर्स विल बी माइनस E इंटू वी क्रॉस बी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E को अगर मैं पॉजिटिव मानूं मैग्नीट्यूड वाइज, तो साइन भी है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर को लगता, ठीक है, इन केस इट वुड हैव बीन ए पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ पे मोशन किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन, करंट किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर को लगेगा, एंड इस फेस पे कहीं पे वो एक्यूमुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्यूमुलेट करेंगे इधर को, तो इफ वी मेजर पोटेंशियल बिटवीन दीज टू फेसेस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस वी कैन से, तो वहां पे कुछ वोल्टेज आनी चाहिए, है ना। पर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं अच्छा वेलोसिटी तो हम वाई डायरेक्शन में 0 ले रहे हैं, इस तरफ को मूव करेंगे ना, ड्रिफ्ट करेंगे, मतलब ऐसे की बजाय वो ऐसे थोड़ा ड्रिफ्ट करेंगे, देयर विल बी सम टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू गो टुवर्ड्स दिस फेस बिकॉज ऑफ दिस लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, तो बट क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, सो देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। आई होप यू आर एबल टू फॉलो दिस डायग्राम, है ना, सॉरी उल्टी बनेगी, मैंने पुट्ठा बना दिया, ठीक है। सो दिस विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओ शिट, बर्बाद कर दिया मैंने सारा खुद, अंडू भी होता है इसमें, नहीं होता शायद, चलो मैं फटाफट बना लेता हूँ दोबारा से। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे को कुछ वो ड्रिफ्ट करेंगे, ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है मेरी स्क्रीन के आउटवर्ड्स है वो, इस तरह से इधर को कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट मतलब नेगेटिव, देखो मटेरियल एज ए होल इज न्यूट्रल, मटेरियल एज ए होल न्यूट्रल है, तो क्या होगा, अगर एक तरफ को नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो कहीं अपोजिट उसके पॉजिटिव होना चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस तरह से, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाने से रोकेगी, क्योंकि इधर को पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है इकट्ठा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को ड्रिफ्ट करने की बजाय रुक जाएंगे, मतलब दे वोंट ड्रिफ्ट, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम निकालना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कब होगा जब Vy इक्वल टू 0 है,
वो कंडीशन हम निकाल रहे हैं। तो उस कंडीशन के लिए आपका ई वाई, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट वाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन, उसकी बात कर रहे हैं हम। सो दैट शुड बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, वोल्टेज नापने के लिए एक इक्विपमेंट लगाते हैं, यहां जैसे लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या देगा? लेट मी अस्यूम दिस इज नेगेटिव, या रेफरेंस जो है वोल्ट मीटर का, ये रेफरेंस है। ठीक है, इस तरफ वाला, मतलब वोल्ट मीटर होता है तो उसमें एक ग्राउंड होता है ना, एक वो होता है पॉजिटिव होता है। तो अगर ये रेफरेंस है तो वोल्टेज क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आएगी। तो इलेक्ट्रॉन, भाई ऑफ कोर्स मटेरियल में करंट किसकी वजह से होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सो देयर आर सम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं। मूव करना शुरू करते हैं तो क्या होगा? उनकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो लॉरेंस फोर्स होगा, लॉरेंस फोर्स होगा तो हॉल इफेक्ट होगा, और इस तरह से हॉल वोल्टेज डेवलप होगी। इस फिगर को अपनी कॉपी में ध्यान से नोट करके रख लो, अभी काम आने वाला है थोड़ी देर बाद। ठीक है, हाँ रिवर्स बोले तो मतलब जिधर आपने पॉजिटिव दिखाया उधर नेगेटिव आएगा, जिधर नेगेटिव दिखाया उधर पॉजिटिव आएगा। अभी मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट साइड को ही तो जा रहे थे। v वेलोसिटी है, v क्रॉस b, नहीं तो इलेक्ट्रॉन इधर को ही जाएंगे, क्योंकि माइनस साइन भी तो है ना लॉरेंस फोर्स में, देयर इज अ माइनस साइन एज वेल। सो माइनस साइन बना है तो रिवर्स नहीं है, सही फिगर है, वही इंपॉर्टेंट है। यहीं से ही होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो मतलब ओके, मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, वरना मैं ये हमारा डिसकंटिन्यूटी सी आ जाएगी यहाँ पे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मूव करने चाहिए। ठीक है, और इधर को एक्यूमुलेट होने चाहिए, और करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन से ही आता है, तो इलेक्ट्रॉन से ही आता है तो भाई इसी तरह की हॉल वोल्टेज आनी चाहिए आपके पास। मतलब ये जो मेरा राइट वर्ड फेस है, वहां पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूं तो पॉजिटिव वोल्टेज आनी चाहिए हमेशा। ये यहाँ पे ऐसे ही कुछ इसने दिखाया है, आर एच। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल द हॉल कोफिशिएंट। बट कुछ मटेरियल्स में लोगों ने ये पाया कि भाई हॉल वोल्टेज बिल्कुल अपोजिट आती है इसके। अब इसके अपोजिट हॉल वोल्टेज आने का क्या मतलब है? विच इज समथिंग रियली इंट्रीगिंग, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग एज वेल, कि भाई उल्टी वोल्टेज तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉन ही जो चार्ज को कैरी करेंगे, और मतलब जो करंट को कैरी करेंगे, तो इसका मतलब ऑपोजिट तो कभी होनी नहीं चाहिए, पर उल्टी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ होगा मटेरियल में? मैं दोबारा से फिगर बनाता हूं। मतलब दो फिगर्स बनाने पड़ेंगे शायद, चलो बना ही देता हूं छोटे छोटे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे कैरी कर रहे थे तो इधर को माइनस चार्ज था और इधर को प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था। ठीक है, अब प्रैक्टिकली क्या मिल रहा है? कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लोगों ने पाया कि नहीं नहीं, यहाँ पे प्लस चार्ज है, सारा सब कुछ वैसा ही रखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही रखी, सब कुछ वैसा ही। उसके बावजूद पीपल रियलाइज्ड कि भाई वोल्टेज कुछ ऐसी आ रही है, उल्टी आ रही है इसके। व्हाई इज इट हैपनिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, और इसमें उल्टा होगा, सॉरी, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि ये जो एरो था ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा था ना, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कहां से जाएंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को। तो सेम चीज ही रखी लोगों ने, बैटरी टर्मिनल यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सेम चीज। तो इन सर्टेन केसेस इट वाज फाउंड कि भाई पॉजिटिव हो रहा है इस तरफ को, नेगेटिव हो रहा है उस तरफ को। अब मटेरियल के अंदर मोबाइल तो भैया इलेक्ट्रॉन ही है, वही मूव कर सकते हैं, न्यूक्लियाई तो मूव नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज अगर हम एक एटम में देखेंगे तो कहाँ है? न्यूक्लियस में ही है, प्रोटॉन की फॉर्म में। और प्रोटॉन इतने स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस में कि भाई वो तो भूल जाओ कि दे विल बी हैविंग एनी पॉसिबिलिटी ऑफ करंट कंडक्शन। तो दिस इज रियली कॉम्प्लिकेटेड। आई मीन व्हाई वी आर गेटिंग ऑपोजिट हॉल वोल्टेज? ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही कंफ्यूजिंग ऑब्जर्वेशन था, जिसको कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से तो काम नहीं बन रहा था हमारा, है ना, जिसको कि हम देखेंगे आगे
कि भाई किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स लोगों ने रियलाइज किया। अभी हम होल को बड़े आराम से डाइजेस्ट कर जाते हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, होल पॉजिटिवली चार्ज, अच्छा ठीक ही तो है, बट वो पॉजिटिव चार्ज है क्या? कैन एनीवन से कहां से आया, कैसा पॉजिटिव चार्ज है? भाई जब इलेक्ट्रॉन ही तो है मोबाइल, इजंट इट? और प्रोटॉन तो नहीं है, दे आर नॉट समथिंग लाइक प्रोटॉन्स, तो वो पॉजिटिव चार्ज है क्या, कहां से आया? दैट इज द काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस व्हिच अराइजेस हियर, कि ऐसा क्यों होता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व कॉन्सेप्ट है हॉल इफेक्ट में, जो हमें यहाँ पे नोट करके रख लेना है अपने पास। उसके ऊपर फिर आगे हम बात करेंगे, क्योंकि ये कहीं काम आने वाला है। तो हॉल इफेक्ट आपने बहुत पढ़ा होगा, बट इस पर्सपेक्टिव से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको ध्यान से नोटिस करें, काम आने वाली चीज है आगे ये। Then we define what we call this Hall coefficient, which is ratio of this EY over JX into B, है ना? और हॉल कोफिशिएंट को एक इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, 1 over n into E minus 1 over n. n is the electron carrier concentration है ये, not only electron. This is carrier concentration and E is electronic charge, ठीक है? और दिस इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो वही मतलब यहाँ पे इस तरह से देख लो या उस तरह से, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन टाइप चार्ज कैरियर्स हैं तो ये नेगेटिव होगा, ई वाई की डायरेक्शन कुछ अपोजिट होगी टू दैट ऑफ दिस, तो इससे ये दिस विल कम आउट टू बी नेगेटिव, दैट यू कैन वर्क आउट योरसेल्फ। ई वाई यहाँ पे है, देखो माइनस साइन बैठा हुआ है ना, माइनस साइन बैठा हुआ है, और जे एक्स की वैल्यू पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ ई एक्स, तो कुछ कैंसिल वैंसिल करके आपको आ जाएगा ये निकाल के, ठीक है? दैट यू कैन ट्राई। तो ये मतलब नेगेटिव होना चाहिए था हॉल कोफिशिएंट सभी मटेरियल के लिए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं बाहर वाले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो करंट कंडक्शन को रिजल्ट करेंगे। बट देन इन सर्टेन मटेरियल्स दिस हॉल कोफिशिएंट वाज फाउंड टू बी पॉजिटिव। ये किटल से ही मैंने टेबल लिया है, नोटिस करें। अच्छा एक और चीज देखो, जो प्रोग्राम में आपको बोला हूं बनाने के लिए, उसी में ही हम हॉल इफेक्ट को लेके भी चीजें डाल सकते हैं। क्यों? हमें क्या चाहिए किसी मटेरियल का? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ही तो चाहिए, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, n। और n अगर पता है तो E तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो हॉल कोफिशिएंट भी गिवन मटेरियल्स के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय थ्योरी, ठीक है? विद इन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ही ये सारी चीजें बता सकते हैं। तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोल पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नाउ मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, हॉल इफेक्ट के बारे में बोल सकते हैं, है ना? तो बहुत सारी चीजें वहां से आ सकती हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो नेगेटिव है, नंबर्स पे चलते हैं, आप इसका कैप्शन पढ़ लेना किटल में, फिगर का यूनिट्स वगैरह के बारे में डिटेल में उसने बात करी है। लिथियम के लिए करेक्ट है, नेगेटिव है, नेगेटिव भी होना चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होने चाहिए थे। ये पता नहीं क्या हीलियन, ये क्या लिखा है इसने, मेथड, अच्छा अलग अलग मेथड से, ये मतलब दो डिफरेंट मेथड्स होंगे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट हाँ नेगेटिव नंबर आ रहा है। पोटेशियम के लिए इतना है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज भी हैं, देखो इधर को, यही फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आई है। अब तुम लोग बोलेगे कैलकुलेटेड वैल्यू, अच्छा ये कैसे आई होंगी? तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क कि भाई ये कैलकुलेटेड वैल्यू कहीं दूसरे आसमान से नहीं आई है, आपके पास n अगर है तो n है तो RH आप निकाल ही सकते हो। सो यू मैच दीज वैल्यूज कि आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब ये आप एक एज एन एक्सरसाइज कर सकते हो। अच्छा सो बहुत सारे मटेरियल्स के लिए ये नेगेटिव होता है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए भी मैग्नीशियम के लिए नेगेटिव, बट कुछ कुछ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, अब ये मटेरियल तुम्हारे दिमाग में छप जाने चाहिए, देखो उल्टा है ना इनके साथ बिहेवियर हॉल इफेक्ट का। सो कुछ कुछ मटेरियल में हॉल कोफिशिएंट उल्टा आ रहा था, पॉजिटिव। एल्यूमिनियम के लिए फॉर एग्जांपल पॉजिटिव था, इंडियम के लिए पॉजिटिव था, आर्सेनिक के लिए देखो +50 है ना, पॉजिटिव है। और कुछ कुछ मटेरियल्स और अलग से नोटिस करने वाली चीज है, देखो इसके लिए हॉल कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है, 6000 फॉर बिस्मथ। मैग्नीट्यूड RH का बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? RH इज 1 over n into E, RH is inversely proportional to n, means n is inversely proportional to RH। फिजिक्स अगर हम देखना चाह रहे हैं, E तो फिक्स रहेगा, means n is very very small, यही बोल सकते हैं ना अगर RH बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बिस्मथ इज लो कैरियर कंसंट्रेशन मेटल। तो फिजिक्स क्या है कि भाई लो कैरियर कंसंट्रेशन होगी, है ना?
और इनमें हाई कैरियर कंसेंट्रेशन, रीजनेबली हाई यू कैन से, है ना, जिसका सबसे कम होगा, जैसे कॉपर का बहुत कम है ना 0.6। सिल्वर तो उससे अच्छा कॉपर से कहाँ पे है इससे नेक्स्ट कॉपर से सिल्वर? सिल्वर ऊपर 1, सिल्वर तो एजी है यार। हाँ तो 1 क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो कॉपर मतलब उसमें कैरियर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कॉपर हमारा ज्यादा कंडक्टर होगा सिल्वर, तो कॉपर यूज होता है ना इसलिए। बट सिर्फ कैरियर कंसंट्रेशन इज नॉट सफिशिएंट ना, कैरियर मोबिलिटी, है ना, इफेक्टिव मास, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, देखनी पड़ेंगी तब ओवरऑल उसकी बात है। सिर्फ कैरियर कंसंट्रेशन में यस दैट इज फाइन। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे नोटिस करने वाली कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ हॉल इफेक्ट कहीं ना कहीं कैरियर कंसंट्रेशन से भी जुड़ा होता है, और हॉल कोएफिशिएंट को देख के आप काफी फिजिक्स की बात कर सकते हो। अब सवाल ये था कि ये पॉजिटिव जो है ये क्यों आ रहे हैं भाई, तो मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखा दिया कि भाई पॉजिटिव आनी तो नहीं चाहिए, है तो वो समथिंग कॉम्प्लेक्स है, उल्टा है, अनएक्सपेक्टेड है, क्यों हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। सो इसको एज ए टू बी कंटिन्यूड टाइप ऑफ सिचुएशन आप रख लीजिए अपने पास। बट हाँ, होल का कॉन्सेप्ट वहां से आता है, यहाँ से होल देखो मेंशन भी किया है, बट होल क्या है, किस तरह से देख सकते हैं, वो थोड़ा सा हम आगे देखेंगे ध्यान से ना, तब उसमें आराम से बात करेंगे जब हम बैंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, व्हिच इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से, फ्री इलेक्ट्रॉन सोमरफेल्ड थ्योरी ले लेते हैं अगर, उसके हिसाब से थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होनी चाहिए मेटल्स की, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज व्हाट वी वांट टू से, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने आई थिंक पिछले यूनिट में एक जगह हमने बात किया था ये, है ना, तो ये एक स्टैंडर्ड आर्टिकल हमने किया था और वहां पे निकाला था कि थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी 1/3 C इंटू V इंटू L। अगर पार्टिकल्स हैं बहुत सारे किसी सिस्टम में, V वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और अगर उस पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम C है, और L जो है मीन फ्री पाथ है पार्टिकल का, स्कैटरिंग भी होगी पर मीन फ्री पाथ, है ना, आई होप यू नो व्हाट इज द मीन फ्री पाथ नाउ। उस केस में थर्मल कंडक्टिविटी ये आनी चाहिए थी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, समझ आई बात? तो ये नहीं कि हम वही चीज दूसरी बारी क्यों कर रहे हैं, अब ये पढ़ तो रखा है, नो। नाउ वी वांट टू सी द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फेर्मी गैस। इलेक्ट्रॉन गैस जो फेर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। तो हमने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कितनी होनी चाहिए, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट चाहिए, राइट, दैट वी नो, दिस इज द एक्सप्रेशन व्हिच वी हैड डन इन द लास्ट क्लास। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी, ये स्पेसिफिक हीट का यहाँ पे इसने दूसरा एक्सप्रेशन डाल दिया है, शायद मैंने दूसरा लिख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेर्मी वेलोसिटी की टर्म्स में आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, π²/3 वो किया था, ये भी किया था ना, सो आई एम श्योर यू ऑल विल बी इन ए पोजीशन टू डू दैट आल्सो, ठीक है। मतलब इन टर्म्स ऑफ फेर्मी वेलोसिटी पुट कर दोगे इसको तो एक ही बात है, वो आप लिखा देख लेना किटल में दिया है, इनटू VF, ये वेलोसिटी कौन सी लेनी है इलेक्ट्रॉन्स की, भाई हमने पढ़ा था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कंट्रीब्यूट करते कंडक्शन प्रोसेस में, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स नियर फेर्मी लेवल। अगर ये फेर्मी लेवल है तो इसकी kBT रेंज में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही कंट्रीब्यूट करेंगे किसके लिए, कंडक्शन प्रोसेस के लिए, चाहे वो थर्मल कंडक्शन है या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। इसलिए वेलोसिटी V कोई भी जनरल लेने की बजाय हम कहते हैं अच्छा फेर्मी वेलोसिटी ले लेते हैं फिर, क्योंकि फेर्मी वेलोसिटी के आसपास वाले ही पार्टिकल्स हैं जो कि कंडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होंगे। तो इसको अगर हम ये अच्छा, इसमें हमने कुछ भी नहीं कराया वैसे मेरे ख्याल से, कुछ कुछ थोड़ा रीअरेंजमेंट ही कराया, वो mv² ले लिया है, ये TF को कन्वर्ट किया है, वो आप देख लेना, आई मीन आई लीव इट टू यू। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे हमने ले लिया टाउ, टाउ कैसे लिया, एक सेकेंड, टाउ को पुट, अच्छा मीन फ्री पाथ को VF इंटू टाउ लिख दिया हमने, मीन फ्री पाथ जो है L जो है इसको मैंने बोला VF इंटू टाउ, ये होना चाहिए ना मीन फ्री पाथ।
तो L को मैंने चेंज कर दिया VF इंटू टाउ, सो VF इंटू VF स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे VF स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा नीचे जो बैठा हुआ है। तो पूरा रीअरेंज करके आपको इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी क्या मिलेगी, ये मिलनी चाहिए, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सॉरी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलना ज्यादा उचित रहेगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ये होनी चाहिए। यहां से आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल या लॉ विच इज कॉल्ड विडमैन-फ्रेंच लॉ। सो विडमैन-फ्रेंच लॉ क्या बोलता है, इट रिलेट्स द रेशियो ऑफ थर्मल इज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने करी थी अभी पीछे ही 2-3 दिन पहले, कल ही तो करी थी शायद, है ना। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। जस्ट नाउ वी सॉ दोनों का रेशियो होना चाहिए एक फिक्स्ड नंबर, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इसको अगर आप रीअरेंज करते हो, कुछ चीजें शायद कैंसिल हो जाएंगी, है ना। m से m कैंसिल हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में दोनों, टाउ स्क्वायर का ये वाला टाउ मतलब ये जो है इसको कैंसिल कर देगा ना, टाउ ही बचेगा नीचे। दिस वन आई थिंक n विल कैंसिल, और क्या है कैंसिल होने वाला, बस सिग्मा में ई स्क्वायर होगा, इसने किताब में मिसप्रिंट होगा फिर मेरे को लगता है n e स्क्वायर होगा, हाँ यस, यहाँ पे इसने ना गड़बड़ कर दिया हुआ है, ठीक है कोई नहीं। आपको कंफ्यूजन है तो हम पिछली स्लाइड देख लेते हैं, पास ही है हमारे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, यही है वो, इट इज जस्ट हियर। क्या निकाला था, n e स्क्वायर टाउ, ये है ना, तो दिस इज योर सिग्मा, तो n e स्क्वायर होगा मतलब, ठीक है। तो ये आप नोटिस करें ध्यान से, थैंक यू संदीप फॉर पॉइंटिंग इट। तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं, यहाँ पे आ जाओ विडमैन-फ्रेंच लॉ में, तो इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो आपको कुछ ये एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, ठीक है। पाई स्क्वायर ओवर 3, ये पाई स्क्वायर है देखो बैठा हुआ, आई मीन ये तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे आप लोग, है ना, लेट मी नॉट गेट इनटू दैट। देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉरेंट्ज नंबर हियर। एक्चुअली क्या होता है लॉरेंट्ज नंबर, उस तरह से हम डिफाइन करते हैं। लॉरेंट्ज नंबर इज k ओवर सिग्मा इंटू टी, ये सिग्मा इंटू टी दोनों डिनोमिनेटर में है, ये इस तरह से है, ये उसको कहते हैं लॉरेंस नंबर। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये तो आपका k ओवर सिग्मा ही है ना, ये k ओवर सिग्मा ही है। इस t को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो मेरा ये जो नंबर है वो बनेगा लॉरेंस नंबर। तो लॉरेंस नंबर इज समथिंग लाइक दिस, और ये इंटरेस्टिंगली एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, क्योंकि इट हैज पाई, 3, kb और e सारे फिक्स नंबर है ना। सो दिस इज ए फंडामेंटल कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। तो लॉरेंस नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी मटेरियल के लिए, और लॉरेंस नंबर एक फिक्स नंबर आना चाहिए, मतलब इसकी भी मेजरमेंट भी कर सकते हो आप एक्सपेरिमेंटली। मेजरमेंट कैसे करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी मेजर कर लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर लो अलग अलग टेम्परेचर पे, तो आपको क्या मिलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर्स दिस लॉरेंस नंबर शुड कम आउट टू बी फिक्स्ड, और ये फिक्स आता है, ठीक है इनफैक्ट। बट हाँ, इसका मैग्नीट्यूड को लेके कुछ अलग थे, तो ड्रूड थ्योरी से ये ठीक नहीं आ रहा था, कुछ गड़बड़ था, तो इसलिए जब हमने ये सोमरफील्ड थ्योरी लगाई तो इससे ये सही आता है। And this number turns out to be equal to 2.45 into 10 raised to the power minus 8 watt ohm per degree square. I mean that you can get the units. Units आप निकाल ही लेना है ना. You can work out for the units. So this comes out to be equal to this. तो ये जो नंबर है लॉरेंस नंबर, ये सोमरफील्ड थ्योरी से करेक्ट आया था। आप एशक्रॉफ्ट मर्मिन की किताब फॉलो करना, उसमें देखना उसने ड्रूड थ्योरी से भी निकाला है और फिर बताया है कुछ अलग आता है ये नंबर, और इससे भी निकालोगे तो वो ठीक आएगा सोमरफील्ड थ्योरी से। देयर वाज समथिंग रिलेटेड टू दिस। सो वेल, दिस कंप्लीट्स आवर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पार्ट। इफ आई गो बैक टू द सिलेबस, मैं आपको, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी तक अभी तक ये वाला पार्ट सभी हो ही गया लगभग, मुझे लगता है कुछ छूटा तो नहीं है इसमें, है ना, शायद हो ही गया सब कुछ। Now will be this thing which we will be doing. ये बड़ा important portion है। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ वैसे, बट ओके,
आई थिंक वी हैव टाइम, थोड़ा सा अगर कहीं लगेगा सो आई कैन पिक अप द पेस, बट क्योंकि दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सो दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू जस्ट मिस देम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में कि भाई फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, की फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के फेलियर्स क्या क्या थे, ठीक है, और उसको फिर कैसे हमने ठीक किया बाय गोइंग बियॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इसमें ये सब चीजें आएंगी, इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पीरियोडिक पोटेंशियल को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है उसकी ही बात करते रहेंगे। लगभग लगभग हर जगह पीरियोडिक पोटेंशियल के ही हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स, कि इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है वो पीरियोडिक पोटेंशियल में कैसे रहेगा। इसके काफी चीजें तो आपने करी हैं, तो आई विल कुछ चीजें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पढ़ के आए, जैसे क्रॉनिंग पेनी मॉडल शायद आपने पढ़ा, सारी मुझे लगता है पढ़ी तो होनी चाहिए आपने वैसे ही, बट ठीक है, मतलब उस समय आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो आई विल ट्राई टू आई मीन क्लियर दोज थिंग्स हियर। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको क्लियर कर लें कम से कम अभी। तो ये आप देख के आए हैं नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, किटल का ही चैप्टर 7 है, उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, एंड देन यू कैन कम अप विद योर क्वेश्चंस। बेहतर रहेगा आप क्वेश्चंस लेके आएंगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके अगर कंफ्यूजन होंगे तो या तो मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं हुए तो आप पूछ लेंगे कम से कम, बजाय इसके कि आप कुछ भी पढ़ के ना आए और कथा सुने और फिर आप चले जाएं, है ना। तो उससे इफेक्टिव नहीं हो पाएगा काम। सो यू प्लीज go through that chapter and then get these things cleared. Well, that's all आज के लिए, बट कोई सवाल है किसी का तो यू कैन आस्क, एंड एट सेम टाइम अपने अपने रोल नंबर टाइप कर दो। रोल नंबर फटाफट टाइप करने लगते हैं सभी। अंकिश भाटिया, अंकिश आया है क्या आज भी? अंकिश 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 एब्सेंट। मुझे तुम्हारी अटेंडेंस कंपाइल करनी पड़ेगी लगता है, आई नीड टू चेक इट, कौन कौन नहीं आ रहा है। तो अंकिश को कन्वे कर दें जो भी हैं उसके मित्र, और जो भी बाकी बच्चे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट दे मस्ट अटेंड क्लासेस। ये नहीं है कि क्लासेस अटेंड नहीं करके आप एग्जाम देने आ जाओगे, सो वो अभी शायद कुछ कंडीशन लगने वाली है कि आपकी अटेंडेंस अगर नहीं होगी विद इन सर्टेन रेंज देन यू वोंट बी अलाउड फॉर एग्जाम, ठीक है। और मिड टर्म कैंसिल भी हो सकते हैं उनके जिनकी पुरानी अटेंडेंस बिल्कुल ही कम थी, मैं चेक करूंगा अभी। सो वेल दैट्स ऑल। कोई सवाल तो है नहीं किसी का, अगर तो ठीक है, अगर है तो बताएं। नो क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, फाइन, ओके फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन, थैंक यू।